हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम एस के सुमन। एग्रीकल्चर बिल पे काफ़ी हो हंगामा हो रहा है। हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम इस पर विशेष आपके साथ चर्चा करें। इसी के संदर्भ में मेरा ये वीडियो है। हम बताएंगे कि क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्योंकि सरकार और किसान में टकराव हो रहा है। आज के डेट में देख रहे हैं, किसान सरकार कह रही है कि हमारे बिल जो है किसानों के आमदनी को दुगुना बढ़ाने में काम आएगा। उसी वहीं पे किसान कह रहा है कि भैया ये दुगुना तो बाद में करेंगे, हमारी ये बिल ही हमको हमारे लिए नुकसान है। कह रहे वापस लो, इससे इससे पहले कम हम कुछ मानेंगे नहीं। दूसरी बात, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यही समझेंगे कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या क्या है। मीडिया का स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो इसी संदर्भ में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल है क्या ये चीज़। ठीक है, चलिए। ये हमारा बिल है, आप देख ही रहे हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल आगे वीडियो में हम बताएंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है ना। विषय वस्तु की दृष्टि से, प्रोसेस की दृष्टि से क्या यह असंवैधानिक है, क्या सरकार अपने सत्ता के दौर पे बिल को लाई है, इन सभी चीजों को जानने का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 का वायलेशन है। भाई कैसे वायलेशन है? मेरे बहुत लोग ये कहने से बच रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, अर्थात आर्टिकल 13 का वायलेशन है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 13 का वायलेशन कैसे है। अब बता दें, आर्टिकल 13 कहता क्या है। कहता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत क्षेत्र में लागू होने वाले सभी कानून जो इस भाग के प्रावधान के तहत असंगत हैं, शून्य माने जाएंगे। मतलब यह है कि आपको पता है 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान के बहुत ऐसे पार्ट को लिया गया है। तो अगर वैसा पार्ट जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है ना, वो ऑटोमेटिक निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, शून्य हो जाएगा वो। राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है, इसका तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार का हनन करता हो। मतलब केंद्र या राज्य या फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन करता है, वो कतई नहीं वो कानून को संविधान हमारा स्वीकार करेगा। ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो यहाँ पे फार्मर बिल जो है वो किसी भी व्यक्ति का ऐसा तो नहीं कह रहा है कि हाँ तुमको वहां नहीं जाना। इवन फार्मर बिल तो है, फार्मर को आज़ादी ही दे रहा है कि भाई एक मंडी में अगर उसको पैसा दाम नहीं मिल रहा है, तो उसी सामान को वो दूसरे मंडी में उससे ज़्यादा दाम अगर मिलता है तो बेच सकता है। तो ये तो आज़ादी की बात है। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर पे। केशवानंद भारती बनाम है केरल सरकार। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल क्यों उठा? क्योंकि संसद, अब अभी आपने देखा होगा कि सरकार कह रही है कि मेरे द्वारा जो बनाई गई कानून है, यानी फार्मर बिल जो है, वो सारे के सारे फार्मर को आज़ादी देती है, और चूंकि अपनी संपत्ति को जहां ऊंचा दाम मिले वहां बेच सके। मान के चलो कि अगर हिमाचल का सेब किसान है जो सेब की खेती करता है, उसको हिमाचल में अगर 10 रुपए किलो सेब खरीद रहा है कोई, लेकिन वहीं पे दिल्ली में कोई व्यापारी कह रहा है कि नहीं भाई मैं 15 रुपए किलो तुम्हारा सेब खरीद लूंगा वहां पे, तो किसान को तो फायदा है ना। तो इसको आधार बना के केंद्र सरकार कह रही है कि मेरे द्वारा कानून बनाया गया किसी का वायलेशन नहीं है, बल्कि सबके स्वतंत्रता की बात कर रही है, किसानों की आमदनी को बढ़ाने की बात कर रही है। तो अब सवाल यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ लोग ये इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार जो है मनमानी नहीं कर सकती है, यानी संसद को कानून बनाने की सीमित अधिकार है। तो ये मामला केशवानंद भारती से उठा है। केशवानंद भारती वाले केस में भी यही हुआ था कि उसमें एक सवाल ये उठा कि संसद संविधान का असीमित संशोधन कर सकती है क्या, यानी कि संसद जो है मोनोपोली कानून बना सकती है, कुल मिला के कहने का मतलब। तो इसको लेकर सवाल उठा तो 13 जजों की बेंच ने
है ना, 13 जजों की बेंच ने 68 दिन तक हियरिंग हुआ। और इसके बाद जो सीजेआई थे, है ना, जस्टिस सिकरी, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, आर्टिकल 368 के तहत मूलभूत तत्व संशोधन नहीं माने जाएंगे। देखिए, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है पार्लियामेंट का, वो 368 के तहत है। तो 368 को आधार बना के हर मोनोपोली संविधान में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, ये कहना है जस्टिस सीकरी की जो बेंच है, जो सीजेआई थे उनका। वो कहते हैं कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है। केंद्र में जो 3 पावर है, चाहे वो संसद हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, ठीक है, वो सारे के सारे संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। और कोई भी सरकार आए, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सरकार आनी जानी तो लगी है, कोई भी सरकार संसद में आर्टिकल 368 का यूज करके इस मौलिकता को खत्म नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका पार्ट है, ठीक है, इस संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद कहता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करे, विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करे, कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करे, सब संविधान के दायरे में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। तो अगर कोई सरकार ये चाहे कि हम संविधान में संशोधन करके जो आर्टिकल 368 के तहत पावर है उसका संशोधन करके सभी में मिसमैच करे या फिर कुछ भी करे, वो पॉसिबल नहीं है। वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है सुप्रीम कोर्ट ने। उसी प्रकार से संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, क्योंकि आपको पता है संविधान हमारा किसी विशेष धर्म को विशेष प्रेफर नहीं करता है। हमारे संविधान के नज़र में सभी धर्म, जाति, पंथ, मजहब के लोग सब एक समान नज़र में हैं, ठीक है। तो राज्य में जो सरकारें आती है, अर्थात केंद्र सरकार जो बनती है भारत सरकार में, सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति विशेष धर्म, जाति, मजहब के खिलाफ दुर्भावना नहीं रख सकती है कि वो किसी विशेष नीच जाति का है या किसी विशेष समुदाय का है। इस प्रकार की दुर्भावना से कोई भी कानून या फिर कोई भी व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता के संबंध में कोई भी कानून नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी का पार्ट बताया। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। उसमें ये कहा कि 368 के तहत संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का जब वायलेशन होगा तो व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा। चूंकि हर चीज के लिए उसको बाधा लगाइएगा तो वो विकास कैसे करेगा। आपने इस बात को देखा होगा कि अभी भी विशेष समुदाय के लोगों को, विशेष कम्युनिटी के लोगों को इस आधार पे किसी विशेष जगह पे एंट्री नहीं करने दिया जाता है। आपने देखा कई ऐसे मंदिर आपको नजर आते होंगे साउथ इंडिया में या फिर कहीं भी, तो फलाने कास्ट का आदमी इस मंदिर में नहीं जाएगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान हमारी इजाजत इसकी नहीं देती है। आप कैसे इससे किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि जाति, धर्म, मजहब और लिंग के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर सरकार जो है कानून बना के इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। सरकार के नजर में सब है, चूंकि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, राइट। आगे, न्यायपालिका तक प्रभावकारी पहुंच, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो आर्टिकल 32 का यूज करेगा। आर्टिकल 30 यूज अगर आपका वायलेशन हुआ, जैसे आपको अगर कहीं आप जाते हैं, कहीं आपको इस आधार पर बैठने नहीं दिया गया कि क्योंकि आप किसी विशेष कम्युनिटी के हैं या फिर किसी विशेष जाति के हैं या मजहब, पंथ या लिंग आधार पे हैं, तो आप उस आधार पे हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाने की आपको शक्ति है। हाई कोर्ट के अगर इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बाकी और किसी मामले में ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो वही चलेगा निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक। लेकिन फंडामेंटल राइट वायलेशन के
सिचुएशन में ही आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, पहले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का था, लेकिन बाद में फिर उसको पहले कहा गया कि नहीं, पहले आप राज्य की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है अर्थात हाई कोर्ट है उसमें आप जाइए, अगर वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर आप हमारे पास आइए, ये प्रोविजन कर दिया गया। इसके बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं, मतलब देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश की बात की गई है। तो जनादेश मतलब आप समझिए कि संविधान का स्रोत किसके पास है। अगर आप हमारा संविधान उल्टाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत के संविधान का स्रोत कौन है, जनता है, ठीक है। तो जनता के द्वारा दिया गया जो जनादेश है, उस जनादेश का वायलेशन कोई भी सरकार आर्टिकल 368 को की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। बात समझ में आया। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपको पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में। अब देखिए आर्टिकल 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी केंद्र सरकार की कितनी विषय पे कानून बनाने की शक्ति है, राज्य को कितने विषय पे कानून बनाने की शक्ति है, और दोनों को कितने विषय पे, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को कितने विषय पे कानून बनाने की शक्ति है। देखिए ये सवाल हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में केंद्र के द्वारा जो सब्जेक्ट है 100 ऐसे विषय है जिस पे कानून बना सकती है, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था उस समय में मात्र 97 विषय था। स्टेट जो विषय है वो मात्र 61 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय में 66 थे, 66 विषय था जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची पे 52 विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन जब लागू हुआ था उस समय 47, अर्थात केंद्र की शक्तियों का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। केंद्र की शक्ति बढ़ी है, राज्य की शक्ति घटी है। राज्य की शक्ति घट गई है तो केंद्र शक्तिशाली हुआ है, समझ। इसके बाद आगे चलते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर में। लेजिस्लेटिव पावर में आपको पता होगा कि हमारा स्टेट लिस्ट में अभी हमने बताया 61 सब्जेक्ट, 61 सब्जेक्ट जो है। अब इसमें कई ऐसे सेक्शन है, तो हम सारे सेक्शन का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसी को चर्चा करेंगे। जैसे देखिए इसमें सेक्शन 14 क्या कहता है, इसमें सीधा लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अब देखिए ये तो सीधा एग्रीकल्चर हुआ। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर। अब एंसिलरी पावर का मतलब क्या होता है, एंसिलरी पावर का मतलब है कि जो विषय लिखा गया है उससे संबंधित सभी पक्ष भी उसमें शामिल माना जाएगा। जैसे खरीद है, बिक्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे के सारे एंसिलरी पावर, मतलब एग्रीकल्चर शब्द जो लिखा गया है, राज्य का विषय है कानून बनाने का, उसमें उसका खरीद बिक्री, उसकी कॉन्ट्रैक्ट करना, यदि जो भी उसका प्रोसेस है सारा का सारा राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। घबराइएगा नहीं, फिर ये समस्या क्यों आ रही है आगे हम बताएंगे जब हम कंकरेंट लिस्ट वाले सेक्शन में बात करेंगे आपसे। इसके बाद आता है सेक्शन 26, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। देखिए ट्रेड अलग, ट्रेड एक सिंगल टर्म है, ठीक है, व्यवसाय सिंबल सा। ट्रेड और कॉमर्स की जब बात होती है तो इसमें सारी गतिविधियां, व्यवसायिक गतिविधियां चली आती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, बिक्री है, खरीद है, वगैरह वगैरह जो भी होता है सब आ जाता है उसमें, ये सब राज्य का विषय है। इसके बाद सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 कहता है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा राज्य का विषय है।
प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हुआ है वस्तु उसका सप्लाई हो, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारा का सारा किसका विषय है? स्टेट का विषय है। भैया जब स्टेट का विषय है तो केंद्र कानून कैसे बनाया? सवाल उठ रहा है ना, केंद्र कानून किस आधार पर बनाया, क्यों बनाया? अब उसी के संदर्भ में आप क्लियर कट सवालों का जवाब अब आपको मिलेगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा है। अब चलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का आप देखिएगा तो आर्टिकल 244 स्पष्ट करता है कि राज्य व केंद्र के कानून में केंद्र की सर्वोच्चता होगी, अर्थात जिस सब्जेक्ट पे राज्य भी कानून बना रहा है और केंद्र भी बना रहा है तो वहां पर राज्य का कानून से ज्यादा मान्य केंद्र का कानून होगा, अर्थात वहां पर राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, केंद्र का कानून बनाई गई कानून ही मान्यता दी जाएगी, है ना। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है, इसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी, इसको कहा है डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी, है ना, संसदीय सर्वोच्चता का। वो आर्टिकल 244 के तहत है, क्योंकि केंद्र और राज्य के कानून के मामले में केंद्र का कानून प्रभावी है, तो भैया राज्य भी कानून बना ले तो क्या फर्क पड़ता है जब केंद्र का कानून ही पावरफुल है ना। अब आपको इतनी जितनी चीजें हमने समझाई है वो सारा बेसिक चीज था। अब मामला फंस कहाँ रहा है, आप गौर से सुनिएगा उसको, फंस कहाँ रहा है मामला। देखिए, ये आपको है एक 1954 ईस्वी में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान का संशोधन हुआ था। इस संविधान के संशोधन के तहत कंकरेंट लिस्ट में सेक्शन 33 जोड़ा गया। इस 33 सेक्शन में ये बात कही गई कि प्रोडक्शन, देखिए ये 33 में क्या कहा गया है ये आपको हम बताते हैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में। इसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे के सारे सब पॉइंट में एग्रीकल्चर के विषय माने गए। ठीक है। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि भाई सब्जेक्ट मैंने एग्रीकल्चर स्टेट का बताया था, स्टेट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, यहाँ सेंटर कंकरेंट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट डाला गया है और उसमें सारी चीजें डाला गया है, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स सब डाला गया है। तो भाई मामला तो डिस्प्यूट आ गया ना। नेहरू जी ने 1954 ईस्वी में इसमें संविधान का तीसरा संशोधन किया और तीसरा संशोधन करके जो समवर्ती सूची है यानी कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेक्शन 3 को जोड़ा और उसमें ये सब सेक्शन 3 में ये सारे के सारे सब पॉइंट के रूप में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स को जोड़ दिया गया। तो मामला तो फंसा ना इसमें, ये एग्रीकल्चर है, यहाँ भी एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया कि राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में 26, 27 में जो लिखा गया है एग्रीकल्चर के संबंध में, अर्थात व्यावसायिक, ट्रेड एंड कॉमर्स और आपको एग्रीकल्चर में जितने भी सप्लाई है, सेल्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा का सारा है ना, समवर्ती सूची के सेक्शन 3 को, ये जो भी इसमें कानून लागू होगा वो सारे के सारे सेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा,
मतलब स्पष्ट है कि ये जो मामला फंसा है वो नेहरू जी के समय में ही ये मामला को क्लियर कर दिया गया है। सरकार ने जो कानून बनाया है इसमें कोई इस अभी तक जो हमने बात किया है इसमें कोई लोचा नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 1954 में एक मिनट 1954 यानी 1954 में तीसरा संविधान संशोधन करके राज्य के सब्जेक्ट में जो आया था एग्रीकल्चर का ट्रेड, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब को कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया। और कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया तो भैया आपको पता है कि केंद्र के द्वारा बनाई गई कानूनों की शक्तियां ज़्यादा है, राज्य वहाँ पे बौना पड़ जाता है। ठीक है, तो मामला यहाँ पे आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा मे बी। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक पॉइंट और समझाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, जब भी कोई रिफॉर्म होता है ना तो बवाल होना ही है। भारत एक डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में आवाज़ उठना कोई बुरी बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, एक विचार किसी का हो नहीं सकता है। जब एक विचार हो गया तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? वहां पे तो फिर तानाशाही, राजशाही हो गया ना, कि सब एक ही भाषा बोल रहा है, वो मोनार्की हो गया, राजतंत्र हो गया, वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है ये तो आपको हो गया लेजिस्लेटिव पावर के तहत हमने बताया। अब अगला देख रहे हैं प्रक्रिया की दृष्टि से क्या यह सही है या गलत है। जो प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है, किसी भी बिल को लाया जाता है, उस पर बहस होती है, स्टैंडिंग कमेटी के पास भी कभी कभी भेजा जाता है, ये सारा का सारा पार्लियामेंट में तय होता है सब चीजें। अब इस दृष्टि से देखते हैं कि क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए आप, एक तो होता है मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा हो गया आपको एक मिनट वॉइस वोटिंग, वॉइस बोल के वहाँ पारित है तो पारित है। इस प्रकार पार्लियामेंट में देखे हुएगा कि जो स्पीकर होते हैं वो माननीय सांसद से पूछते हैं कि भाई इस बिल के पक्ष में कितने लोग हैं, इस बिल के अगेंस्ट में कितने लोग हैं, तो सब लोग हाथ उठाते हैं तो मोटा मोटी मान जाते हैं। जो हमारे स्पीकर महोदय होते हैं उनको लगता है कि हाँ ज़्यादा लोगों की संख्या है, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछ ले कि भाई ये काउंट हो जाता है कि इस बिल के अगेंस्ट में कितने हैं, तो उसके आधार पे पता चल जाता है। अब हम इसके बाद भेजते हैं इस बिल को फिर सेलेक्ट कमेटी के पास। इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, ठीक है। इसके बाद एक है आर्टिकल 122। अब हम इसको बारी बारी से पहले समझते हैं। देखिए सरकार के पास मेजोरिटी, ये बिल क्यों पास हुआ है ना, क्या ये प्रोसेस के थ्रू पास हुआ या फिर सरकार अपनी धौंस, मतलब सत्ता का धौंस, या भी बोलेगी पूरा मेजोरिटी के धौंस के बल पे जमाई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरकार के पास पूर्णतः मेजोरिटी है, राइट। इस बात से तो कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता है कि सरकार के पास पूरा मेजोरिटी है। वॉइस वोटिंग में आपने देखा होगा कि वॉइस वोटिंग की बात है। इसके बाद क्या है, सेलेक्ट कमेटी की बात होती है। सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है, बहुमत से सेलेक्ट कमेटी में अगर किसी भी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात होती है तो बहुमत से होता है, ठीक है। बहुमत जनरली होता है, बट सरकार ने साफ उसमें वोटिंग होता है कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए नहीं भेजा जाए, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि भाई सेलेक्ट कमेटी में भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
जितने भी विपक्ष के भी जो एक्चुअल लीडर हैं, शरद पवार हैं या फिर आपको हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय में थे हुड्डा साहब, वो हैं, या और भी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी ने माना कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म जरूरी है। तो सरकार ने ये कहा कि भाई जब सब मान ही रहे हैं तो फिर राजनीति के लिए सेलेक्ट कमेटी में हम नहीं भेजेंगे, साफ मना कर दिया उसने। ठीक है, इसके बाद था कि भाई अगर यहाँ से नहीं मामला फंसता तो सरकार क्या करती, ज्वाइंट सेशन बुलाती। ज्वाइंट सेशन में अपर हाउस यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को बिठा के ज्वाइंट सेशन हो जाता है। और ज्वाइंट सेशन में क्या करेगा, आपको पता ही है कि सभी मेंबर का 50% लाना है। अब आप ही हमको बताइए कि इस संबंध में अगर आप देखिएगा तो लोकसभा में कितना 543 है, एनडीए को कितना है 333 है, एनडीए को 333 है। अच्छा, राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में 242 है अभी। ठीक है, एनडीए को कितना है वहां राज्यसभा में 100 प्लस है। अब हमको बताइए कि ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा 785, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा लगभग 433। 50% तो लाना है। अब बताइए हमको कि ऐसे भी तो सरकार ज्वाइंट सेशन में बुला के पास कर लेती, तो ये हो हंगामा करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हो हंगामा क्यों कर रहे हो, ज्वाइंट अगर आप सेलेक्ट कमेटी में फेल करते तो सरकार के पास ऑप्शन है, ज्वाइंट कमेटी बुलाती, ज्वाइंट सेशन बुलाती। ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर साथ में बैठते हैं और दोनों का मेंबर साथ बैठ के वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग करेंगे तो भाई एनडीए का अपना एनडीए का मतलब शिवसेना वगैरह को हटा दिया जाए तब, नहीं तो वैसे तो 350 प्लस है। ठीक है, तो हम 333 को ही जोड़ते हैं, है ना। तो 333 वो जोड़ते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में आपका 242 है, उसमें 100 प्लस इसके पास ऑलरेडी है ही, तो 433 है। 785 चाहिए, जोड़ लीजिए, 50% से ऊपर तो उसके पास है ही। अगर आप नहीं कितनों प्रयास करते तो ज्वाइंट सेशन बुला के तो पास करवा ही लेती, है ना। तो ये सब बातें एक अलग है। चलिए, अब मामला आता है आर्टिकल 122 का। ठीक है, ये कहता है कि संसद के आंतरिक कार्यवाही के संबंध में, बस स्पष्ट है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है इसीलिए हम इस पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट कहा है कि संसद के आंतरिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात क्लियर है, मतलब संसद संप्रभु निकाय है, संसद की सुपरमेसी है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है 254 के तहत। चूंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है नहीं, तो जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है तो फिर आर्टिकल 122 के तहत स्पष्ट किया गया है कि संसद के आंतरिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या सुप्रीम कोर्ट हो, या हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, अर्थात कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पे संसद क्या है, संप्रभु है, अर्थात सुपरमेसी है संसद की। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में चूंकि गया है तो भैया सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसी कानून को देखेगा ना कि भाई आर्टिकल 122 क्या कहता है, उसी के तहत तो काम करेगा। तो आर्टिकल 122 जो कहा कि भैया आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कह देगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना कि हम सरकार जो है इलीगल तरीके से पास करवाई है, तो ये एक थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि भाई इसमें उतनी सच्चाई नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि वॉइस वोटिंग जो है, वॉइस वोटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे सचेत या फिर जो कहिए बरती जा सकती थी, है ना, इसके तहत। अब हम आते हैं यहाँ पे अगला, इसका जो सेक्शन है, देखिए 20/9/2020 का दिन था वो जब ये पास हुआ,
ऑर्डिनेंस लाया गया, आपको ऑर्डिनेंस पता होगा, ऑर्डिनेंस 5 जून को आया था। 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था, आपको पता होगा। अब ऑर्डिनेंस तब लाई जाती है जब राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है, मंत्रिमंडल सलाह लेती है, आपको पता ही है। तो ऑर्डिनेंस तब लाई जाती है जब ये लगे कि सरकार को किसी विषय पे कानून बनाना जरूरी है, उस जरूरी को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जिसको अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में, अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये 5 जून को लाया गया था। सत्र मानसून सत्र था, मानसून सत्र था जो 14/9 से 1/10 तक चला था। ठीक है, 14 तारीख 9वां महीना से 1 तारीख 10वां महीना तक चला था ये। इसके बाद जो बिल पास हुआ, बिल पास हो गया आपको, बिल पास हो गया है संडे, जो 20 तारीख था, 20/9। अब देखिए, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मामला क्यों इतना पेचीदा ये लोग कह रहा है कि क्या सरकार पास करवा सकती थी कि नहीं करवा सकती थी। देखिए, राज्यसभा केंद्र सरकार, चूंकि लोकसभा में तो मामले नहीं है, 543 है, जिसमें एनडीए को है 333, तो यहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई लोचा ही नहीं। अब चलते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा में जो हम चल रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसको देखिए। टोटल कितना है? 242। 242 में जरूरत कितना है? 122 की। ठीक है ना, जरूरत थी। सरकार के पक्ष में 105 ऑलरेडी थी। पक्ष में 105 है। ठीक है, अपोजिशन में, विपक्ष में 101, 2 है। गौर कीजिएगा, बीजू जनता दल जो है, जनता दल, ये शांत बैठ गया। शांत रहा का मतलब है कि वोटिंग नहीं किया एकदम पूरा, या वॉकआउट कर जाना। अब मान के चलिए आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वोटिंग करिएगा तब ना काउंट होगा, वोटिंग नहीं करिएगा तो काउंट क्या होगा। तो बीजू जनता दल शांत रहा, समर्थन करना था या शांत कर रहना था उसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आपको हम चलते हैं, फिर इधर आइए, जगह नहीं है तो यार टीआरएस की बात करते हैं। टीआरएस क्या किया है? पीछे हट गया। ये जो है पीछे हट गया, पीछे हट गया। इसके बाद क्या हुआ? वाईआरएस ने क्या किया? समर्थन। वाईआरएस आपको जगनमोहन रेड्डी, आपको पता है, आंध्र प्रदेश के पूरा समर्थन किया है। इसके बाद शिवसेना, जो सबसे बड़ा समस्या है, देखिए शिवसेना ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहा गया, लोकसभा में तो समर्थन किया था इस बिल का शिवसेना ने, तो लोकसभा में तो समर्थन किया था, किस आधार पर राज्यसभा में अपोजिट में जाता? बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है ना, तो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारी की सारी जनता तो देख रही है। तो इसीलिए कहा गया कि भैया सबको तो सब कुछ देख रहा है, तो अब किस आधार पे हम विपक्ष में वोट डालें। इसलिए इसने क्या किया? वॉकआउट कर गया। वॉकआउट का मतलब अगर सदन में नहीं रहा, हल्ला हो हंगामा किया, पॉलिटिक्स था, सब सदन में ही नहीं रहा, तो वोटिंग ही नहीं करेगा, तो काउंट क्या होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद आता है एनसीपी, जो शरद पवार अभी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। यही शरद पवार हैं जो 2005 में जब कृषि मंत्री बने थे यूपीए फर्स्ट में, उस समय ये कहा था कि जो भी राज्य अगर एपीएमसी एक्ट को खत्म नहीं करेगा
उसका ग्रांट बंद कर दिया जाएगा। अब आप ही समझिए कि इतना सख्त संदेश देने वाला बंदा आज इस प्रकार का कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, आपको समझ में आना चाहिए। ये पीछे हट गए, वोटिंग ही नहीं किया। तो जब वोटिंग ही नहीं किया तो मामला ही क्लियर है ना। तो कुल मिला के लब्बल लुबाब यह है कि भैया संवैधानिक दृष्टि से या फिर प्रक्रिया की दृष्टि से ये कानून तो इलीगल नहीं है, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से या फिर प्रक्रिया की दृष्टि से ये कानून बिल्कुल इलीगल नहीं है ना। अब हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें जो भी कानून बना है, जैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 हो, ठीक है, या फिर जिसको एक नेक्स्ट बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेंडमेंट बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल जनरली बोला जा रहा है। तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके बारे में हम डिटेल से बहुत इत्मीनान से बात करेंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ बात करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए एक्चुअल है क्या चीज़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चूंकि देखो आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका शेयर करना ही हमें हौसला देता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपका हौसला जब रहेगा हमें भी हौसला मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा, किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं, कौन से कंटेंट में। वैसे मैं 10 तारीख के बाद से हिस्ट्री का मैं सीरीज चला रहा हूं, पूरा हिस्ट्री उसमें आपको हम रिवाइज करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।